नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीएससी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनसीईआरटी की जीके इम्यूनिटी बूस्टर सीरीज चल रही है। दोस्तों, जिस प्रकार गिलोय, आंवला इत्यादि जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, उसी प्रकार जो एनसीईआरटी है वो अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, तो ये हमारे जीके की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी कि हमारे जीके को अच्छा और स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसी के तहत हमने एनसीईआरटी जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की, और उसका पहला अध्याय हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हम इस वीडियो में जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, हम मौर्य काल पढ़ेंगे, हम गुप्त साम्राज्य को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो दक्षिण जो भारत है उसको भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के इस चैप्टर में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए सभी जो लेसन्स है मैं ला रहा हूँ। मैं राजेंद्र सिंह चारण, मैंने एमए इन हिस्ट्री एंड हिंदी लिटरेचर किया है। इसके अलावा मैं नेट का एग्जाम भी क्लियर कर चुका हूँ और वर्तमान में राजस्थान सरकार के अधीन पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, ये जो कोर्स है हमारा एनसीईआरटी जीके बूस्टर सीरीज, वो आपके आईएएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री के लिए, आरएस प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पटवारी एग्जाम, ग्राम सेवक एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो सीरीज हैं वो होने वाली है। तो इस सीरीज का आप भरपूर आनंद उठाइएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस एनसीईआरटी जीके इम्यूनिटी बूस्टर सीरीज की। दोस्तों, हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, और जो ये वैदिक सभ्यता थी ये बेसिकली जो बनाई गई आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा ये सभ्यता बनाई गई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो हमने पढ़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वह नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का जो समय अवधि थी वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये चली थी। और वैदिक काल के दौरान 4 वेदों की, जो 4 वेद हैं उनकी रचना हुई थी इस काल के दौरान। और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया था, और महाजनपद काल में जाकर वापस से नगरों का विकास हुआ था। वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वापस से सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वापस से जो नगरीय जीवन है वो हमें भारतीय इतिहास में किस काल में किस कालखंड में देखने को मिलता है, तो महाजनपद कालखंड में देखने को हमें मिलता है। वैदिक सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो आर्य लोगों के द्वारा सभ्यता स्थापित की गई। मुख्य भाषा इनकी संस्कृत थी। इन्होंने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आजकल जिस आयुर्वेद की चर्चा है वो अथर्ववेद का ही एक पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों, जो वैदिक काल है उसमें जो है जो आप कह सकते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जब खत्म हो जाता है, यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद, वो काल कहलाता है मतलब जो उस काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और नंद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं गणानंद, उनको चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनका जन्म 340 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व जो बिहार के पटना जिले में हुआ था। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो आपको पता ही है, चाणक्य थे, जिनका एक अन्य नाम था कौटिल्य। कुछ जगह उनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आप घटना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लिपि की बात करें तो जो मौर्यकालीन के जो हमें मिलते हैं पुरातात्विक स्रोत, उसमें लिपि मिलती है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुए थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का जो मीनिंग है वो निकालने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। दोस्तों, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो हड़प्पाई लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो यहाँ पे ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। आज हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त है, वो इसी कारण है क्योंकि इसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है। यहाँ के जो शिलालेख अभिलेख मिले वो जिस लिपि में लिखी गई उस लिपि को हम पढ़ पाने में सक्षम हुए। इसके अलावा दोस्तों, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि उसका उपयोग अभिलेखों और सिक्कों पर भी किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप को ये भी बात पता चली कि जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में एक प्रियदर्शी जो राजा है उसका उल्लेख है। अब ये प्रियदर्शी राजा कौन है, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रिय दिखने वाला, यानी जो मनोहर मुखाकृति का हो, यानी जिसका चेहरा बहुत सुंदर हो, मुंह काफ़ी सुंदर हो।
तो यह होता है प्रियदर्शी, जो वर्ड अशोक के लिए यूज किया गया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अब खरोष्ट लिपि को कैसे पढ़ा गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया गया। अधिकतर जो अशोकायन अभिलेख प्राप्त हुए उनमें ब्राह्मी लिपि मिलती है या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अगर वो साहित्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं जैन बौद्ध तामी के। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस क्षेत्र में हिंदी यूनानी शासक शासन करते थे। हिंदी यूनानी इंडो जो यूनानी शासक शासन करते थे, और उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से हमें खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासक शासन करते थे, जो हमने देखा ही था, और उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी भाषा में लिखे गए, लिपि में लिखे गए थे। इससे हमें इस लिपि की खोज करने में और इस लिपि के बारे में पता चला। और ये कैसे पता चला? ये पता चला कि यूनानी जो भाषा के विद्वान थे, उन्होंने उन अक्षरों का मेल किया और इस आधार पर इस लिपि को डिकोड कर दिया गया। अब ये जो ब्राह्मी लिपि है उसको कैसे पढ़ा गया? ब्राह्मी लिपि काफ़ी प्राचीन लिपि है। कई बार एग्जाम ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में खरोष्ठ लिपि और ब्राह्मी लिपि के बारे में क्यों पूछेंगे। आजकल की हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो सांस्कृतिक इतिहास पे आते हैं, न कि राजनीतिक इतिहास पे। और ये एक सांस्कृतिक इतिहास लिपि जो है, सांस्कृतिक इतिहास, कल्चरल जो हिस्ट्री, उसी का पार्ट है। तो एग्जाम में दे सकते हैं, इवन प्री में भी, कि भाई ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठ लिपि में क्या अंतर है। तो 4 कथन दे देंगे, फिर उन्हें सही गलत गलत सही ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि अपेक्षाकृत खरोष्ठ लिपि से प्राचीन है। आज हम लगभग जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि में ही छुपी हुई है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। तो ये मतलब उन्होंने क्या किया, यूरोपीय विद्वानों ने सबसे पहले बंगाली और देवनागरी लिपि का उन्होंने उनका ज्ञान लिया, उनको डिकोड किया। उसके बाद उन्होंने मेल मिलाप करके जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने में सफलता अर्जित की। दोस्तों, कई दशकों बाद, मतलब जेम्स प्रिंसप तो होता था, उसके समय में, अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 में जो अर्थ है वो निकाला गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के होते थे, क्योंकि अब ये भी सांस्कृतिक इतिहास का पार्ट है। सिक्कों से कितनी जानकारी मिलती है आप खुद देखेंगे, पटवारी का पेपर देखो आप पिछले साल के, तो आपको पता चल जाएगा। अभिलेखों पे सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सांस्कृतिक इतिहास, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तर बढ़ते जा रहे हैं। व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। चांदी और तांबे के आहद सिक्के, जिन्हें कहते हैं पंचमार्क सिक्के, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले प्रयोग किए गए। तो आहद सिक्के सबसे पहले कब प्रयोग किए गए? 6वीं जो ईसा पूर्व है वो प्रयोग किए गए। जिस समय खुदाई की जा रही तभी सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों ने सिक्कों को जारी किया था। आज के टाइम में जैसे आरबीआई है वो हमारी मुद्रा को जारी करता था, उस टाइम ऐसी कोई केंद्रीय संस्था तो थी नहीं थी। तो अब इस चीज़ें जो राजा महाराजा थे वो ही इस सिक्कों को जारी करते थे। शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए, यानी कि ऐसे सिक्के जिसमें किसी शासक का नाम लिखा हुआ हो, उस शासक का चित्र भी हो, इसकी शुरुआत भारत में की थी हिंदू यूनानी शासकों ने। सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले चलाए थे कुषाण शासकों ने जारी किए थे। इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा ही हुआ करता था, यानी कि जो कुषाण कालीन सिक्के हैं वो रोमन कालीन सिक्कों से काफ़ी मिलते जुलते थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में युद्धे शासकों ने, युद्धे एक जनपद था, जो उनके शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए, जो कि हजारों की संख्या में वहाँ से मिले हैं। तो पंजाब और हरियाणा से किन शासकों के सिक्के मिले हैं? युद्धे शासकों के सिक्के मिले हैं। सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। गुप्त जो वंश है उसको बाद का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को। तो यहाँ से आप थोड़ा लिंक कर सकते हो कि भाई सोने के सिक्के गुप्त काल में सबसे पहले जारी हुए थे। अब बात करते हैं महाजनपदों की। 16 महाजनपद थे। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी सदी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है, यानी कि 600 ईसा पूर्व जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस काल को अक्सर प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते इस्तेमाल, यानी कि इसमें प्रारंभिक राज्यों, नगरों की स्थापना हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद वापस नगरों की स्थापना महाजनपद काल में हुई थी, 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और लोहे का बढ़ता उपयोग उस समय होना शुरू हो गया था, लोहे का बढ़ता उपयोग शुरू हो गया था, और सिक्कों के विकास के साथ जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं। लोहे का प्रयोग भी इस काल में काफ़ी हुआ था। इसी समय में बौद्ध तथा जैन सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 600 ईसा पूर्व के आसपास ही जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और इनका जो उदय हुआ वो जो रूढ़िवादी धर्म हो चुका था, वैदिक धर्म, उसके खिलाफ हुआ, एक क्रांति के रूप में हुआ। ये भारत की सबसे बड़ी खासियत रही कि यहाँ पे जो भी धर्म आता है उसमें कुछ कमियां होती तो उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी, एक क्रांति आती है।
ठीक है। धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद, जो जैन और बौद्ध धर्म है, उनके प्रारंभिक ग्रंथों में हमें महाजनपद नाम से 16 महाजनपदों का या 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें महाजनपद तो 16 बताए गए, दोनों में अंगुत्तर निकाय में भी उल्लेख आता है, लेकिन अलग अलग नाम मिलते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो दोनों में बराबर मिलते हैं, जैसे वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, गांधार हो गया, अवंती हो गया। यहाँ से कितना सुंदर सवाल बन सकता है, निम्न महाजनपदों में से कौन से वे महाजनपद है जिनका उल्लेख जैन और बौद्ध दोनों के आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। तो अब अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये देखो, आप एग्जाम में सवाल आते हैं, हम सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट सवाल आए हैं, जबकि एनसीईआरटी की बेसिक किताबों से लिए हुए होते हैं और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से और थोड़ी हार्ड तरीके से उनको बनाया जाता है। तो ये था इस स्लाइड में। आगे की स्लाइड में देखते हैं। अधिकांश जो महाजनपद होते थे उन पर राजाओं का शासन होता था। गण और संघ के नाम से भी महाजनपद होते थे, जिनमें जो शासन चलाता था वो लोगों का समूह चलाता था, यानी कि गण और संघ में डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था। ये ध्यान रखिएगा, महाजनपद में कुछ राजतंत्र थे, कुछ लोकतंत्र थे। हर जनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। और वैसे राजधानी को किले से घेरेंगे, किलेबंदी तो करेंगे उसकी सुरक्षा के हिसाब से। किले बंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक जरूरतें पूरी करने के लिए वहाँ मतलब प्रारंभिक जैसे सेना हो गई, नौकरशाही, अफसरशाही हो गई, उनके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी। तो अब जब जहाँ धन की आवश्यकता होगी, जहाँ सेना रखने की आवश्यकता होगी, जहाँ प्रशासन को रखने की आवश्यकता होगी, वहाँ पे एक सिस्टम जरूर होगा, वो होगा टैक्सेशन सिस्टम, कर सिस्टम। तो ये लोग किसानों से और व्यापारियों से कर वसूलते थे महाजनपदों के शासक। और ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर भी धन इकट्ठा किया जाता हो। तो प्राचीन टाइम में युद्ध होने का कारण एक यही भी था, और अभी भी होता है। अभी भी अगर चीन को कहा जा रहा है कि महत्वाकांक्षी है, अभी आपने देखा होगा एक यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच जर्सी द्वीप को लेकर टकराव हुआ था, जर्सी द्वीप। तो इसी कारण हुआ था कि मतलब जो समुद्री संसाधन है उनको लेकर हुआ था, या जापान और चीन के बीच टकराव होता रहता है। तो कुल मिला के संसाधन हर कोई चाहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो मगध महाजनपद है वो इतना समृद्ध क्यों हो गया था? मतलब महाजनपद तो 16 महाजनपद थे, क्या कारण था कि मगध महाजनपद एक शक्तिशाली बना? मैथ्स में सवाल बन सकता है, क्या कारण थे कि वो मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद या समृद्ध जनपद बन के उभरा? तो कई कारण थे। एक तो ये प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। ये उपजाऊ भूमि थी, काफ़ी उपजाऊ भूमि थी। गंगा और सोन नदी के पानी, जो गंगा और सोन नदी थी उसके पानी के कारण सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, जिससे फसलें अच्छी होती थी। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। हाथी क्या काम आते थे? हाथी आर्मी जो सेना होती थी उसमें काफ़ी काम रोल निभाते थे उस टाइम तक। तो ये भी था इसके समृद्ध होने के पीछे कारण। इसके अलावा इनको योग्य और महत्वाकांक्षी शासक मिले। मगध के राजा काफ़ी योग्य थे, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो, ठीक है। और उससे पहले भी जो शासक हुए, अजातशत्रु, कालाशोक, जो भी हुए, वो भी अपने अपने टाइम पे काफ़ी प्रतिभाशाली शासक थे। गंगा और सोन नदी के पानी की सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में भी वृद्धि होती थी। अंतर्राज्यीय जो व्यापार वो कर सकते थे, जलमार्ग के थ्रू भी यूज कर सकते थे उनका, इससे भी होता था। और जहाँ पे अगर पब्लिक के पास अच्छी इनकम होती है तो ऑब्वियसली वो खरीदारी अधिक करेगी, तो वह बिजनेस भी फलेगा फूलेगा। इसके अलावा जो मेन रीजन था वो था लोहे की खदानें थी। इस मगध राज्य में लोहे की खदानें थी, जिससे सेना को हथियार मिलते थे अच्छी क्वालिटी के, मजबूत क्वालिटी के। तो जो है आपके भूगर्भिक संसाधन आपको कैसे शक्तिशाली बनाते हैं वो भी पता चलता है। सऊदी अरब, आज सऊदी अरब क्यों है? क्योंकि उसके पास तेल संसाधन है, और अगले 50 साल बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अब एक आरंभिक साम्राज्य की बात करें, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, 321 ईसा पूर्व में की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लगाकर बलूचिस्तान, जिसको लेकर आज पाकिस्तान और वो विवाद चलता है, वहाँ तक इसका फैलाव था। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो इसकी जो जानकारी मिलती है, एक तो वहाँ से अभिलेख मिलते हैं, मूर्तिकला मिलती है, उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका लिखी गई थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, आपको पता ही है, यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसके ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसकी रचना चाणक्य ने की थी, उसके कुछ भागों से भी हमें मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ थे, क्योंकि आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म के प्रति आकृष्ट हुए, अशोक ने कुछ कुछ बौद्ध धर्म जैसा उस तरफ आकृष्ट हुए।
तो इससे एक मतलब जो मौर्य साम्राज्य के उन ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा मेन जानकारी जो मिलती है वो अशोक के स्तंभों से मिलती है, अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। यानी कि जनता को कुछ निर्देश देना है, कुछ समझाइश बुझाइश करनी है, दम के बारे में बताना, या किसी और खुद की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स मान लो उस टाइम की, तो उसके बारे में बताना है, तो वो सब कुछ वो उन्होंने अपने क्या कह सकते हैं अभिलेख स्तंभों उनके थ्रू बताना उन्होंने उचित समझा अशोक ने। अब प्रशासन की बात करें, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की, तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने थे? 5 प्रमुख थे। अब एक राजनीतिक केंद्र थे जिनको प्रांतीय केंद्र कहा जा सकता है, जैसे तक्षशिला था अपने उत्तर पश्चिम में, उज्जैन था, तोसली था और सोवणगिरी था। ठीक है, तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंग की राजधानी तोसली थी और राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसका पहले नाम गिरिव्रज था। और इस साम्राज्य का जो विस्तार था वो पश्चिम में पाकिस्तान से लगाकर आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, उत्तर में उत्तराखंड तक था। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां से हमें संदेश उत्कीर्ण किए हुए अभिलेख मिलते हैं अशोक के, तो पता चलता है भाई अशोक के अभिलेख मिला, मतलब अशोक का ही एरिया हुआ होगा। दूसरे के राज्य क्षेत्र में जाके अशोक के अभिलेख कोई लगा नहीं सकता। अब भारत सरकार का बोर्ड भारत में ही लगेगा, अमेरिका में तो लग नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर एक जगह समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है, उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र है, वो तो अभी से भूगोल के हिसाब से प्रशासन भी चेंज होता रहता है। राजस्थान की सिचुएशन अलग है, तमिलनाडु की अलग है, तो उस टाइम भी ऐसा ही था। अफगानिस्तान का इलाका पहाड़ी इलाका है, उड़ीसा में तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ तूफान आते रहते हैं, कभी यास आता है, कभी कुछ आता है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। तो मौर्य काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी के मार्ग थे। सुवर्णगिरी जो है, जिसका मतलब होता है सोने का पहाड़, वो वहाँ कर्नाटक में सोने की खानें थी, आज भी हैं। आज भी कर्नाटक में गोल्ड माइंस आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जो कर्नाटक के क्षेत्र में काफ़ी जावा के एमएलए, अगर एमपी के बारे में आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, देखते होंगे वो कितने अमीर होते हैं, गोल्ड का वहाँ स्मगलिंग वगैरह भी होती है। अब बात करते हैं मैगस्थनीज के अनुसार, जो मैगस्थनीज ने अपने इंडिका में वर्णन लिखा, उसके अनुसार मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मैगस्थनीज यूनान का राजदूत था और एक महान इतिहासकार था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इस इंडिका पुस्तक में मैगस्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति होती थी और 6 उप समितियाँ होती थी। ठीक है, मतलब एक कमेटी होती थी और उसके अंडर 6 जो कह सकते हैं उप समितियाँ काम करती थी, और फिर वो डिस्कस करके क्या प्लानिंग करनी है आर्मी की, वो सब डिसाइड वो करते थे। अब यहाँ पे एक स्रोत के रूप में बताया गया भूमिदान। अब भूमिदान क्या होता था और उससे हमें इतिहास में कैसे जानकारी मिलती है वो देखते हैं। इतिहासकारों को बहुत प्राचीन समय के ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देख कर ये पता चलता है कि काफ़ी पुराने समय से ही भूमि को दान किया जाता था। भूमि को दान या जमीन को दान करना, और भूमिदान जब किया जाता था तो अभिलेख बनाए जाते थे और कुछ पत्रों पर वो लिखे हुए होते थे, कुछ ताम्र पत्रों पर लिखे होते थे। तो उससे हमें किसने किसको भूमि दी, तो अब भूमि अभी जो शासक होता था वही अपने कुछ वीर सैनिकों को या वीर जो कह सकते हैं सेनापतियों को देता था। ठीक है, तो या फिर जो अग्र लड़ने वाले होते थे या उनके जो मनपसंद होते थे उनको देता था। तो इससे हमें इतिहास की, उस राजा के बारे में, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है। ज़्यादातर जो अभिलेख प्राप्त हुए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अब यहाँ पे यह लेख आया प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसकी शादी दक्षिण के वाकाटक परिवार में हुई थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रभावती गुप्त जिसकी शादी दक्षिण के वाकाटक परिवार में हुई थी, उसका वो किस मतलब सम्राट की पुत्री थी? तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे, सम्राट थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हमने ऐसा पढ़ा, धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं था, लेकिन अभिलेखों से पता चलता है कि प्रभावती जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, वो गुप्त जो भूमि की मालकिन थी और उसको भूमि को दान में दिया गया था। गुप्त भूमि का मतलब गुप्त साम्राज्य का कुछ भूमि थी, यानी कि बेटी को सबसे पहले हक जो दिया गया वो गुप्त काल में। हमें कहना है प्राचीन बाद में बेटियों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें संपत्ति में हक नहीं मिलता था, तो ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त, जिसकी शादी हुई थी दक्षिण के वाकाटक वंश में। उसको एक हमें मिलता है भूमिपत्र, उसमें पता चलता है भूमिदान पत्र अभिलेख में कि भाई प्रभावती गुप्त को कुछ भूमि दी गई थी, उसकी मालिक वो थी। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि प्रभावती एक रानी थी और उसके पास शायद कुछ ज़्यादा अधिकार रहे। अब यहाँ इतिहासकार मानते हैं कि भाई ये तो कुछ एक अपवाद स्वरूप भी हो सकता है, कुछ जो
ये टॉप क्लास जो कह सकते हैं, हाई क्लास जिसे कहते हैं उस समय की, वो तो एक रानी थी तो उसको अधिकार मिलते थे, लेकिन आम लोगों को वो अधिकार शायद नहीं मिलते थे। अब देखते हैं जो सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। सैन्य व्यवस्था में नौसेना का संचालन था, यातायात और खान पान का संचालन था, पैदल सैनिकों का संचालन था, अश्वरोही थे, रथरोही थे, हाथियों का संचालन था। ये हाथियों, मैंने आपको कहा था मगध जनपद में सबसे बड़ा योगदान हाथियों का था, तो हाथी का उस समय ज़्यादा महत्व था मौर्य काल में। अब आते हैं अशोक के धम के बारे में। अशोक का धम, धम के सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक थे, यानी मतलब सभी लोग उसको अपना सकते थे, सब जगह लागू थे। धम के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में उसके बाद संसार में अच्छा रहेगा, ऐसा धम का मानना था। अब धम का मतलब क्या होता है? धम एक नियमावली थी, ठीक है, मतलब कुछ नियम कायदे थे, और इसका प्रचार अशोक ने अपने अभिलेखों के थ्रू किया था। अब वो नियम क्या थे कि भाई बड़ों का आदर करो, जो सन्यासी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनके प्रति उदार रखो, अपने जो सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, उनके साथ उदार व्यवहार रखो, दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी सम्मान करो। देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति कितनी मान है कि दूसरे के धर्म का भी हमें आदर करना सिखाती है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किया था? तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया था, जिसे धम्म महामात्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी वर्ग को नियुक्त किया था? धम्म महापत्य। और जो धम्म है उसका विशेष उल्लेख आता है 13वें शिलालेख में, कि मैंने सभी, अशोक के कई सारे शिलालेख, उसमें 13वां जो शिलालेख उसमें उल्लेख मिलता है, मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महापत्य नियुक्त किए। मतलब धम्म के लिए धम्म महापत्य, धम्म महामात्य का नियुक्त किया गया। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, वो हमें जानकारी मिलती है। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी वर्ग धम्म महापत्य नियुक्त किया था। और ये धम्म महापत्य के काम क्या होता था? वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। यह अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाते थे और जो भी हैं वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को समझाइश बुझाइश करके धर्म का प्रचार करते थे। इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता था। और उनका काम मतलब कह सकते हैं, जो स्वामी है, दास है, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता था। अशोक के दम की प्रमुख विशेषता क्या है? अशोक का दम एक नैतिक नियम या सामान्य विचार संहिता थी, मतलब एक, मैंने कहा ना, नियमावली थी। अब उसके जो मुख्य विशेषताओं की बात करें तो नैतिक जीवन व्यतीत करने को बात कही गई है कि हमें शिष्टाचार का पालन करना है, हमें सदाचार सत्य के मार्ग पर चलना है, वो बात दम में कही गई है। इसके अलावा वासनाओं पर नियंत्रण रखना है, बाह्य आडंबर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण की बात कही गई धम्म में। दूसरे धर्म का सम्मान करना, सहिष्णुता, टॉलरेंस जो है उसको दर्शाता है। इसके अलावा जीव जंतु को क्षति न पहुंचाए, ये भी अशोक के धम्म में कहा गया है। पशु पक्षी और जीव जंतु की हत्या न करे, उन्हें क्षति न पहुंचाए, सबके प्रति दयालु बनने की बात कही गई है अशोक के धम्म में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अशोक के धम्म में कही गई है। सभी का आदर करना, माता पिता, भिक्षु, सन्यासियों, उनका आदर करना भी अशोक के धम्म में कहा गया है। तो अशोक के धम्म की विशेषताएं क्या है? नैतिक नियम है, सभी का आदर करना, धार्मिक सहिष्णुता। तो ये 3-4 पॉइंट आप मेंस में सवाल पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, प्री में पूछा जा सकता है जिनमें से कौन सी अशोक के धम्म की विशेषता नहीं है, तो हमें सभी विशेषता आनी चाहिए। क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने जब भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, जब आज़ादी के, मतलब आज़ादी के करीब तो नहीं, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के आसपास, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया कि भाई भारत के इतिहास में काफ़ी होता है। रोमिला थापड़ ने तो काफ़ी रिसर्च की जो है मौर्य साम्राज्य पे। अब देखिए, हमें जो मौर्यकालीन जो कला है वो भी हमें देखने को मिलती है, अद्भुत कला मिलती है। सबसे बड़ी बात, पहली बार हमें मूर्तियाँ मिली अच्छी खासी, हमें पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में अच्छी खासी मूर्तियाँ नहीं मिलती, यहाँ पे मिलती है। साम्राज्य की पहचान थी ये मूर्तियाँ। अभिलेख मिलते हैं जो दूसरों से अलग थे। अशोक जो है, इसकी सास, अशोक जो सम्राट है, जो क्रूर शासक भी था जब कलिंग पे युद्ध किया था, और उदार शासक था जब उसने धर्म बनाया। तो एक अपने आप में ही एक, जैसे कह सकते हैं, डायनेमिक जो पर्सनैलिटी कह सकते हैं, जो बदलने वाली पर्सनैलिटी। लेकिन मौर्य साम्राज्य भारत में दुर्भाग्यवश 150 वर्ष तक ही चल पाया। आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने जो है वृहदत्त को मार के इस साम्राज्य का खात्मा कर दिया। अब बात करते हैं दक्षिण के राजा और सरदार। ये सरदार क्या होता है? दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। अब सरदारिया क्या है, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये राज्य काफ़ी समृद्ध थे, स्थायी थे। तो चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत में अस्तित्व में आए। और प्राचीन जो तमिल संगम ग्रंथ, दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? संगम ग्रंथ से मिलती है, इनका उल्लेख आता है। सरदार
जो उनके राजा होते थे जो लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे, और सातवान जो राजा वो आंध्र प्रदेश जो वर्तमान है उनके आसपास शासन करते थे। सरदार और सरदारी क्या होते हैं देखते हैं। सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। उनके समर्थक उनके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कामों में विशिष्ट अनुष्ठान का संचालन करना, यज्ञ वगैरह करना, विशेष युद्ध के समय में लीडरशिप करना, विवादों को सुलझाने में मीडिएटर की भूमिका निभाना, ये सब काम होते थे। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। देखो अब सरदार और राजा में क्या डिफरेंस है। सरदार तो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, यानी कि लोग उनका मन से कुछ देते थे, गिफ्ट, जबकि राजा लगान वसूल करता था, फिक्स रेट देती थी। तो ये डिफरेंस है। अपने समर्थकों से उस भेंट का वितरण करना पड़ता था। इसके अलावा आप जो उसको जो अधीन लोगों से जो भेंट मिलती थी, उस भेंट को राजा केवल अपने पास नहीं रखता था, उसके जो समर्थक थे, जो उसके परिवार के लोग होते थे, उनमें उसको बांटना पड़ता था। इसके अलावा सरदारी में प्राय कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। तो सवाल क्या बन सकता है, बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है, प्री मेंस ग्राम सेवक पटवारी किसी में बन सकता है कि भाई जो सरदार होते थे दक्षिण भारत के सरदार और उत्तर भारत के शासकों में क्या अंतर था। तो भाई क्या इसमें ये एक अंतर तो आप ये बता सकते हैं कि जो सरदार के लोग होते थे वो अपने भेंट वसूली करते थे, भेंट लेते थे, जबकि जो उत्तर भारत के राजा थे वो लगान वसूल करते थे, भेंट को वितरण करना पड़ता था। उत्तर भारत के लोगों के पास, शासकों के पास स्थायी सेना होती थी, उनके पास नहीं होती थी। तो ये चीज़ें हैं सरदार वगैरह में। इसके अलावा दैविक राजा, ये दैविक राजा क्या होता था। देवी देवता की पूजा से राजा उच्च स्थिति प्राप्त कर लेते थे, और कुषाण शासकों ने ऐसा ही किया। इसमें दोस्तों क्या होता था, एक्चुअली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के फंडे थे ये सब। उसमें क्या करते थे कि राजा ये सोचे कि जो पब्लिक है वो हमें कैसे सम्मान दे और हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करे, इसलिए वो खुद को कह देता कि हमने देवता की पूजा की, देवता हमारे सपने वगैरह में आए और हमें कहा कि आप ही देवता हो। मतलब दैविक राजा, हमें देवता ने हमें भेजा है। राजा को देवता के तुल्य मान लिया जाता था, और ये जो प्रथा शुरुआत की थी कुषाण शासकों ने भारत में की थी। अब दैविक राजा को डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा। देवी देवता की पूजा हासिल करके उच्च स्थिति प्राप्त करते थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की, खुद की विशालकाय मूर्ति स्थापित कर दी ताकि लगे कि भी हम भगवान तुल्य हैं। अफगानिस्तान में भी ऐसा किया गया। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देव तुल्य प्रस्तुत करते थे। जनता के बीच राजा की छवि कैसे थी, अब ये तो राजा खुद बताते थे अपने बारे में, लेकिन जनता के बीच कैसे थी तो इसको लेकर हमें ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, प्रमाण नहीं मिलते इतिहास में। जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास अवश्य किया है, लेकिन ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिली है। ये कहानियाँ मौखिक थी, जातक कथा मौखिक कहानियाँ थी, बहुत ग्रंथों से संबंधित हैं। इन्हें जो पाली भाषा जिसमें बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें लिखा गया है। ऐसी एक जातक कहानी है गंध तिनको जातक कहानी, जिसमें प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है। बढ़िया सवाल बन सकता है यहाँ से। आप सोचेंगे कितना डिफिकल्ट सवाल आ गया, हिस्ट्री के लेवल का सवाल आ गया, ये हम कैसे करेंगे, जबकि ये एनसीईआरटी की किताब से होगा। किस जातक ग्रंथ में या जातक कथा में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है, तो गंध तिंदु जातक कहानी में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया, गंध तिंदु कहानी के बारे में बताया गया है। अब जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, उस समय खेती वगैरह कैसे करते थे, उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे। तो उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, तो हल का प्रयोग किया जाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। लोहे की फाल का प्रयोग, हम जानते हैं लोहे की खाने थी तो लोहे की फाल का प्रयोग होता था, इससे उपज बढ़ती थी। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय मिलकर काम करते थे और सिंचाई के नए नए साधन ढूंढते रहते थे और उनका निर्माण करते थे। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं, नहर जैसे सिंचाई साधन को बनाया गया है जो उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ग्रामीण समाज में भी विभिन्नता थी। विभिन्नता मतलब कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ बहुत गरीब थे। उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिलता था। जैसे अब होता है ना, जीडीपी बढ़ती है तो सबको लाभ नहीं मिलता है, कुछ एक विशेष वर्ग को मिलता है, वैसे ही पहले था। भूमिहीन किसान भी लोग थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास खास भूमि नहीं थी। बड़े जमींदार होते थे और गांव के प्रधान ताकतवर होते थे, जबकि छोटे किसान कमजोर वर्ग का होता था। प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। प्रधान मतलब सरपंच टाइप मान लो आप। सिक्के और राजा, सिक्के के चलन से व्यापार आसान हो गया। ऑब्वियस है, जब पहले वस्तु विनिमय था फिर सिक्के आ गए तो व्यापार आसान होना ही था। सिक्के जो प्रयोग किए जाते थे वो चांदी और तांबे के आहत सिक्के, आहत मतलब इन्हें पंच लगा के उनको बनाया जाए। इस सिक्के खुदाई में मिले हमें। आहत सिक्के पर प्रतीक चिन्ह भी थे, पंच मार्क मतलब उस पर चिन्ह बने हुए थे। आहत सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह थे। सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने चलाए, मैंने पहले ही बताए थे।
यूनानी शासकों ने चलाए, जिसमें कुछ शासकों का प्रतिमा होती थी और उनका नाम होता था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं, सॉरी गुप्त शासकों ने नहीं, कुषाण राजाओं ने जो है उनको जारी किया था। इसके अलावा मूल्यांकन वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। मूल्यवान, मूल्यांकन नहीं, यहाँ मूल्यवान है, जो मूल्यवान वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था कि सोने भी महंगे होते थे और मूल्यवान वस्तु भी महंगी होती थी। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिल रहे हैं। देखो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में किस प्रकार के सिक्के अधिक तादाद में मिले हैं? रोमन सिक्के, यानी कि उनका रोमन साम्राज्य इटली से कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा होगा। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। देखिए सोने के सबसे पहले सिक्के बाद में कुषाण शासकों ने, लेकिन सबसे अच्छे सिक्के, सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। ये जो भी हमने पढ़ा इस टॉपिक को, वो जानकारी हमें 600 ईसा पूर्व से लगाकर 600 जो कह सकते हैं ईस्वी तक, यानी बेसिकली हमने इस पार्ट में महाजनपद वैदिक सभ्यता को तो ऊपर से लिया, महाजनपद काल को पढ़ा, मौर्य को पढ़ा, गुप्त को पढ़ा, दक्षिण भारत को थोड़ा सा देखा। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? अभिलेखों से। तो अब लेकिन अभिलेखों की कुछ सीमा है, पूरा पता नहीं चलता इतिहास का। कैसे देखते हैं, मेंस पे सवाल बन सकता है। एक तो जो अभिलेख हैं वो काफ़ी हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर, मतलब वो पुराने हो गए बेचारे, काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, तो कुछ अक्षर हमें ढंग से पढ़ने में नहीं आते, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ अभिलेखों में अक्षर गायब भी हो गए हैं, तो उसे पढ़ने में डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई है। अब देखो इसको डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्णतः डिकोड उत्पन्न नहीं हो सकता। अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य तो लिखे हुए होते हैं, मतलब सॉरी दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं होते हैं। अभिलेखों में क्या होता था, बेसिकली जो राजा महाराजा हैं उनकी बातें होती थी, लेकिन आम लोग क्या है, प्रजा की क्या तकलीफें हैं, प्रजा कैसे रह रही है, सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, इसका ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बस राजा महाराजाओं के बारे में बताया जाएगा, उसी से हम समाज का अनुमान लगाते हैं। अब आज के टाइम में अगर हम सिर्फ अमीर लोगों के आधार पर समाज का मूल्यांकन करने लग जाएं तो थोड़ी लगेगा, ये थोड़ी पता चलेगा कि भाई होता था। हमें तो सभी लोगों की जानकारी चाहिए, तब इतिहास को पढ़ने में लिखने में आसानी होती है। इसके अलावा अभिलेख जब लिखते थे वो कुछ व्यक्ति वगैरह लिखते थे, शासकों के खास लोग लिखते थे, तो उसमें तो वो राजा महाराजा के बारे में भी गप टेक सकते हैं। तो अभिलेखों से हमें एक कह सकते हैं व्यक्ति निरपेक्षता है वो, उसका हमें पता नहीं चलता है, वस्तुनिष्ठता का पता नहीं चलता है, ऑब्जेक्टिविटी का पता नहीं चलता है। तो होपफुली दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। एनसीईआरटी में काफ़ी हमें चीज़ जानने को मिली, हमें धर्म के बारे में जानकारी मिली, हमें कुछ नए फैक्ट मिले। दोस्तों इस सीरीज को आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।